श्री नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम बाल विकास के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। ये टॉपिक देश में होने वाली सभी जितनी भी शिक्षक भर्ती एक टॉपिक है जिसका नाम है वंशानुक्रम वंशानुक्रम और दूसरा एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वातावरण। वातावरण राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होता है रीट, उसमें से और सीटेट में भी लगभग इसमें से 1 या 2% 100% पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम।
या हम यूं कह सकते हैं आनुवंशिकता, वंशानुक्रम। ये वंशानुक्रम होता क्या है? एक जो प्राणी होता है उस प्राणी के विकास पर, मानव विकास पर। नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम बाल विकास के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। ये टॉपिक देश में होने वाली सभी जितनी भी शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए उपयोगी है, जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। देखिएगा, दो टॉपिक है। एक टॉपिक है जिसका नाम है वंशानुक्रम और दूसरा एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वातावरण। राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होता है रीट, उसमें से और सीटेट में भी लगभग इसमें से 1 या 2% 100% पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम या हम यूं कह सकते हैं आनुवंशिकता, वंशानुक्रम। ये वंशानुक्रम होता क्या है? एक जो प्राणी होता है उस प्राणी के विकास पर, मानव विकास पर, बाल विकास पर जो सर्वाधिक महत्व होता है वो होता किसका है? इसके अंतर्गत भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग देन है। जैसे कई मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मानव विकास में वंशानुक्रम की अधिक भूमिका होती है, तो कई ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं जो ये भी कहते हैं कि मानव विकास में सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो वातावरण का होता है। कुल मिला के निष्कर्ष जो निकाला जाता है वो निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि मानव विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का प्रतिफल है। जो प्रभाव पड़ता है इन दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की। जो ये वंशानुक्रम है, ये वंशानुक्रम होता क्या है? इसकी जो परिभाषा है, हम परिभाषा ये लिख सकते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा होती क्या है? माता या पिता या हम लिख सकते हैं माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त गुण। माता पिता या पूर्वजों से संतान को जो प्राप्त जो गुण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहा जाता है। सामान्यतः माता पिता के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा जो उनकी संतान में जिन गुणों का हस्तांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहा जाता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे के तैसे। एक ये भी है, जैसे के तैसे। या फिर हम यूं लिख सकते हैं समान से समान। माता पिता या पूर्वजों से जैसे के तैसे यदि गुण हस्तांतरण हो रहे हैं, समान से समान गुण हस्तांतरण हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम की परिभाषा यही होती है, माता पिता या पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों का जो मिश्रित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। देखिएगा, वंशानुक्रम की जो परिभाषा होती है वो ये है, माता पिता या पूर्वजों से, माता पिता या पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित। देखिएगा, माता पिता हो सकता है या कौन हो सकता है? पूर्वज हो सकता है। माता पिता या पूर्वजों द्वारा जो हस्तांतरित गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहा जाता है। देखिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है। वह गुण जो हमें हमारे माता पिताओं के द्वारा प्राप्त होता है, माता या पिता द्वारा प्राप्त होता है, पूर्वजों द्वारा प्राप्त होता है, संतान में वे गुण
जो माता पिता या पूर्वजों द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो देखिएगा वंशानुक्रम जो होता है, इस वंशानुक्रम की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। कौन कौन सी परिभाषाएं वंशानुक्रम के बारे में, उन परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा एक इनके बारे में जो परिभाषा है वो परिभाषा वुडवर्थ की, इनका नाम है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ जो परिभाषा है वो परिभाषा है किसकी, विलियम वुडवर्थ की है। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है, वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती है, वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती है। देखिएगा वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित होती है, व्यक्ति में उपस्थित होती है। यानी वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित होती है। कहने का अर्थ यह है कि वंशानुक्रम होता क्या है, इसके बारे में विलियम वुडवर्थ का यह कहना है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान उसमें जो गुण होते हैं उन गुणों को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है किसकी, याद रखिएगा विलियम वुडवर्थ की। एक और परिभाषा है वो है जेम्स ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, जेम्स ड्रेवर। ये कहते हैं माता पिता की जो भी शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। माता या पिता, देखिएगा माता पिता द्वारा शारीरिक मानसिक विशेषताओं का, शारीरिक या फिर मानसिक विशेषताओं का संतानों में या बच्चों में संक्रमित होना वंशानुक्रम कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसकी है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। माता पिता द्वारा शारीरिक मानसिक विशेषताओं का बच्चों में संक्रमित होना, जितनी भी शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती है वो बच्चों में जब संक्रमित होती है अर्थात बच्चों में जब वो विकसित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहा जाता है। ये जो परिभाषा दी है ये परिभाषा दी किसने, याद रखिएगा जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। अब देखिएगा वंशानुक्रम के एक तरफ हम पढ़ते हैं नियम और एक तरफ पढ़ते हैं सिद्धांत। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं और वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिएगा वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं नियमों की। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम, नियम कौन कौन से है। देखिएगा वंशानुक्रम के नियमों की बात करें तो सबसे पहले समानता का नियम, नंबर 1 नियम जो है उस नियम का नाम है समानता का नियम। समानता का नियम, देखिएगा समानता का नियम क्या कहता है।
समानता का नियम ये कहता है कि माता या पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती है। इसका मतलब यह है, इस नियम के अनुसार बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियां होती है, बच्चों की जो विशेषताएं होती है, उनके संतानों की जो भी शारीरिक मानसिक जितनी भी विशेषताएं होती है वो वैसी होती है जैसे उनके माता पिता होते हैं। यानी माता पिता के समान रूप से उनमें प्रवृत्तियां विकसित होती है। इसे समानता का नियम कहा जाता है। यानी इस नियम के बारे में हम व्याख्या करनी चाहे तो लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार बच्चों में इस नियम के अनुसार बच्चों में या संतानों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। इसे क्या कहा जाता है? समानता का नियम। जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार का बनते हैं, यानी प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, एक बच्चे में प्राय बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये पूछ लिया जाता है एक बच्चा जिसमें विशेषताओं के नाम लिखे हुए भी हो सकते हैं, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये गुण उसके पिता में भी मिल रहे हैं और ये गुण उसके संतान में भी मिल रहे हैं, तो ये कौन सा नियम है? तो इस नियम का नाम क्या होगा? समानता का नियम। ये नियम कौन सा नियम कहता है? समानता का नियम कहता है। दूसरा जो नियम है वो है भिन्नता का नियम। नियम नंबर 2, नियम का नाम है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, देखिएगा, जो भिन्नता का नियम है ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि माता या पिता के समान, जो माता या पिता में जो गुण होते हैं वो बच्चों में वैसे गुण नहीं होते हैं, उन गुणों में विभिन्नता होती है। पूर्वजों से माता पिता के और बच्चों के गुणों में जब भिन्नता होती है तो इसे क्या कहा जाता है? भिन्नता का नियम कहा जाता है। यानी हम यूं भी लिख सकते हैं, इस भिन्नता का जो कारण होता है वो कोषों के गुणसूत्रों का भिन्न भिन्न संयोगों से संयुक्त होना भी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। माता पिता, संतानों और माता पिता में भिन्नता, यानी माता पिता या पूर्वजों से हटकर संतानों में गुण पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे माता पिता या पूर्वज मान लो प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली माता पिता के मान लो मंद बुद्धि का बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये कौन सा नियम है? इसे भिन्नता का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, इस नियम को क्या कहा जाता है? भिन्नता का नियम कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा भी कहा जा सकता है, माता पिता से भिन्न भिन्न गुण, माता या पिता से भी जब, पूर्वजों से भी जब कुछ हटकर गुण पाए जाते हैं तो इसे कौन सा नियम कहा जाता है? भिन्नता का नियम कहा जाता है। देखिएगा, तीसरा जो नियम है, इस तीसरे नियम का नाम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, यह भी नियम है, प्रत्यागमन का नियम। देखिएगा, प्रत्यागमन का नियम यह कहता है, इस नियम के अनुसार
माता पिता के विपरीत या उसके पूर्वजों का कोई गुण विकसित होना, पूर्वजों का कोई गुण विकसित होना प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि मान लीजिए ये माता हो गई, ये मान लो हो गया पिता। इनसे यदि किसी संतान का जन्म हो रहा है तो देखिएगा, सामान्यतः हम यूं कह सकते हैं ये दोनों है प्रतिभाशाली। इनसे जिस बच्चे का जन्म हो रहा है वो मान लो है कम प्रतिभाशाली। क्या है? कम प्रतिभाशाली। ये दोनों प्रतिभाशाली है, ये दोनों प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली, जबकि ये कम प्रतिभाशाली, ये जो होता है वो कम प्रतिभाशाली बच्चा होता है। इसका कारण क्या है? मान लीजिए इनके जो वंशज है और इनके जो वंशज है, इनका कोई भी गुण जब बच्चों में यहां पर आता है तो इस नियम को क्या कहा जाता है? प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। यानी माता पिता का कोई गुण ना आकर बच्चे में पूर्वजों का गुण जब विकसित हो जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। मान लीजिए जो माता है वो प्रतिभाशाली है, जो पिता है वो भी प्रतिभाशाली है, बच्चा जो है वो कम प्रतिभाशाली है। अब कम प्रतिभाशाली क्यों? माता प्रतिभाशाली, पिता प्रतिभाशाली, बच्चा कम प्रतिभाशाली क्यों? तो इसका कारण यह भी हो सकता है शायद उसके पूर्वजों में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो कम प्रतिभाशाली रहा होगा, तो उसके गुण जब हस्तांतरित होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इस नियम को प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। देखिएगा नियम नंबर 4, चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम ये कहता है कि कुछ ही ऐसे गुण होते हैं जो माता पिता द्वारा वे गुण संतान में आते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जैसे मानवीय गुण वो बच्चों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, सारे ना होकर कुछ ही गुण होते हैं, तो उसको ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है? चयनित गुणों का सिद्धांत कहा जाता है। देखिएगा चयनित गुण हम यूं लिख सकते हैं इस गुण के बारे में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संतान में माता पिता के कुछ ही गुणों का हस्तांतरित या स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण होते हैं, कुछ ही गुणों का स्थानांतरण होते हैं। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? चयनित गुणों का नियम। जैसे मानवीय गुण स्थानांतरण नहीं होते हैं, जैसे मानवीय गुण संतान में स्थानांतरण नहीं होते हैं। तो इस गुणों को क्या कहा जाता है? चयनित गुणों का नियम कहा जाता है।
कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वातावरण से विकसित होते हैं। जो वातावरण से विकसित जो गुण होते हैं, माता पिता के वातावरण में, मान लो माता या पिता ने उस किसी गुण का जो अर्जन हुआ वो वातावरण से हुआ है, तो उस गुण का अर्जन उनके बच्चों में नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? चयनित गुणों का नियम कहा जाता है। नियम नंबर अगला देखिएगा, मातृपक्ष पितृपक्ष का नियम। मातृपक्ष व पितृपक्ष का नियम। मातृपक्ष व पितृपक्ष का नियम, ये नियम ये कहता है कि संतान में कुछ माता या उसके पूर्वजों के गुण, कुछ गुण पिता व पिता के पूर्वजों के गुण बच्चों में जब स्थानांतरित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मातृपक्ष व पितृपक्ष का नियम कहा जाता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये संतान है, ये संतान है, तो इसमें जो गुण आते हैं, ये संतान है, इस संतान के मान लीजिए ये पिता है और ये पिता के पिता है। इस मतलब प्रकार ये पीढ़ियां हो गई, पिता की पीढ़ियां, मान लीजिए 5 पिता की पीढ़ियां हैं, और कुल ये 5 मान लीजिए माता की पीढ़ियां हैं। ये माता की पीढ़ियां हैं 5। अब देखिएगा, इस संतान का जो जन्म हुआ है वो संतान का जन्म इन दोनों से हुआ है, इन दोनों से इस संतान का जन्म हुआ है। तो इस संतान में जो गुण आते हैं, कुछ गुण इन सब के होते हैं, पितृपक्ष के आते हैं कुछ गुण, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मातृपक्ष के इसमें आते हैं। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? मातृपक्ष या पितृपक्ष का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो थे ये वंशानुक्रम के प्रमुख नियम थे, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम थे। अब देखिएगा, वंशानुक्रम के नियमों की बात करें तो देखिएगा, समानता का नियम, ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी क्या होती है? संतानें होती है। माता पिता में जो गुण होते हैं वैसे के वैसे गुण जब बच्चों में विकसित हो जाते हैं तो इस नियम को क्या कहा जाता है? समानता का नियम कहा जाता है। नंबर 2, भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम में हम यूं कह सकते हैं, माता पिता के जस्ट विपरीत, बिल्कुल विपरीत होते हैं, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, तो इसको क्या कहा जाता है? भिन्नता का नियम कहा जाता है। तीसरा जो नियम है वो नियम है प्रत्यागमन का। प्रत्यागमन का ये होता है कि कोई ऐसा गुण है, किसी विशेष पूर्वज का गुण जब विकसित हो जाता है, प्रत्यागमन, तो उसे क्या कहा जाता है? पीछे। प्रत्यागमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। पीछे पूर्वजों का कोई गुण जब संतान में विकसित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। देखिएगा, नियम अगला 4, चयनित गुणों का नियम, यानी केवल उन्हीं गुणों, कुछ विशेष गुण होते हैं उन्हीं का स्थानांतरण होते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनका स्थानांतरण उनकी संतानों में नहीं होते हैं, जैसे मानवीय गुण। मानवीय गुणों का अर्थ होता है वातावरण से प्राप्त गुण, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। पितृपक्ष मातृपक्ष का नियम, इस नियम के अनुसार बच्चों में कुछ गुण मातृपक्ष की ओर से सम्मिलित होते हैं तो कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो पितृपक्ष की ओर से भी सम्मिलित होते हैं। इसे मातृपक्ष या पितृपक्ष का नियम भी कहा जाता है। अब देखिएगा, वंशानुक्रम के जो सिद्धांत होते हैं, ये तो हमने पढ़े थे नियम। वंशानुक्रम के जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत, ये तो हमने नियम पढ़े थे। अब देखिएगा सिद्धांत, वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत। वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत।
किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया, बीजमैन के द्वारा। देखिएगा, सामान्य भाषा में हम यूं देख सकते हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? बीजमैन के द्वारा। देखिएगा, कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनकी साइंस नहीं रही है, कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का है। मानव का निर्माण करने वाले, मानव का जो शरीर होता है, उस शरीर का जो निर्माण होता है, तो निर्माण जिस द्रव्य के द्वारा होता है, जिसे हम कैसे जनन द्रव्य कहते हैं, है ना, जिससे मानव के शरीर का विकास नहीं, मानव के शरीर का निर्माण होता है, जो द्रव्य, उसको हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य। ये कभी नष्ट नहीं होता है। यानी जिस द्रव्य से आपका विकास हुआ है वो आपके संतान में विकसित होगा कालांतर में, और आपकी संतान से उसकी संतान में होगा, उसकी संतान में उसकी संतान में होगा। यानी ये जनन द्रव्य जो होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर रूप से चलता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। सामान्यतः हम यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए जनन, ये इसका जनन द्रव्य इसमें आया, इसका इसमें आया, इसका इसमें आया। ये जो जनन द्रव्य है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ये इसका आया इसमें, इसका इसमें, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब स्थानांतरित होता है, तो इसके साथ में कुछ गुण भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मानव के शरीर, मानव के शरीर का विकास नहीं, निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। निरंतर रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या स्थानांतरण होता है। ये जो नियम दिया गया, ये नियम किसके द्वारा दिया गया? सीधा सीधा बाल विकास में रीट में प्रश्न यही पूछा जाता है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया। ये याद रखना, ये नियम किसका? बीजमैन का है। बीजमैन ने ये कहा कि मानव का जो शरीर होता है, उस शरीर का निर्माण जो द्रव्य करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर रूप से चलता रहता है। तो याद रखिएगा, ये जो नियम है, ये नियम किसका है? बीजमैन का नियम है। नियम नंबर 2, उपार्जित गुणों का नियम या उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम। यह भी किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। नियम का नाम देखिएगा, 2 नियम पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक साथ में। उपार्जित गुणों के असंचरण, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। देखिएगा, एक तो नियम यह है जो किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। एक लेमार्क के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत का नाम क्या है? देखिएगा, मिलता जुलता है लेकिन जस्ट अपोजिट है। उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, संचरण का सिद्धांत। देखिएगा, ऊपर वाला जो सिद्धांत था वो असंचरण का था और नीचे वाला जो है वो संचरण का है। 2 नियम है अलग अलग। ऊपर वाला जो नियम दिया गया
यह दिया गया बीजमैन के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। पहला तो एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा बीजमैन के द्वारा दिया गया। नीचे वाला जो नियम है यह दिया गया लेमार्क के द्वारा। ये दोनों नियम है क्या? दोनों नियम यह है कि मान लीजिए कुछ गुण ऐसे होते हैं माता या पिता, कुछ गुण ऐसे होते हैं, मान लीजिए माता या पिता, माता जो है वो डॉक्टर है, पिता है वो भी डॉक्टर है। अब इनके जब संतान पैदा होगी तो संतान पैदा होने के बाद में डॉक्टर बनने के दौरान या उनका जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय की जो योग्यता है वो बच्चों में कभी स्थानांतरित नहीं होती। अगली बात समझ में, इसे क्या कहा जाता है? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। यानी माता या पिता ने जिस गुण का अर्जन किया है वो अर्जित गुण कभी भी उसकी संतान में विकसित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसकी बहुत अच्छी टेक्निक है, वो टेक्निक उसने प्राप्त की है, ट्रेनिंग ने प्राप्त की है, उसने कौशल के द्वारा उसको उपार्जित किया है, वो उपार्जित गुण उसके बच्चे में कभी विकसित नहीं होगा। ये किसने कहा है? बीजमैन ने कहा है। जबकि लेमार्क ने यह कहा कि जिन गुणों का हम अर्जन करते हैं, जिन गुणों का हम अर्जन करते हैं, हमारे द्वारा अर्जित किया गया कौशल, हमारे द्वारा प्रशिक्षण में सीखा गया कौशल, वो कौशल भी हमारे बच्चों में स्थानांतरित होता है। ये किसने कहा? लेमार्क ने कहा। दो अलग अलग अपोजिट थ्योरी है, दो अलग अलग अपोजिट सिद्धांत है। ये कहते हैं कि माता पिता ने जो कौशल विकसित किया है, अर्जित किया है, ट्रेनिंग के द्वारा उसको प्राप्त किया है, वो कभी भी उसके संतान में विकसित नहीं होता है। जबकि लेमार्क कहता है कि वो कौशल बच्चों में विकसित होता है। देखिएगा, माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुण बच्चों में विकसित नहीं होते हैं या बच्चों में हस्तांतरित नहीं होते हैं। माता पिता या पूर्वजों द्वारा अर्जित किया गया गुण, अर्जित किया गया गुण, या हम कह सकते हैं अर्जित किया गया गुण या कौशल संतान में स्थानांतरण नहीं होता है, नहीं होता है। अगली बात समझ में, ये जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। मान लीजिए आपके अंदर बहुत अच्छा कौशल है, उस कौशल को आपने प्राप्त किया, अचीव किया है वातावरण में रहकर, वो कौशल बच्चों में विकसित नहीं होता। यही कारण है एक टीचर का बच्चा टीचर नहीं होता, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, एक इंजीनियरिंग का बच्चा इंजीनियर नहीं होता। अगली बात समझ में, जबकि लेमार्क ये कहता है कि माता या पिता के जो प्राप्त किए गए जो गुण होते हैं, वो जो कौशल होते हैं, वो उसके पूर्वजों में भी विकसित होते हैं। माता पिता या पूर्वजों द्वारा अर्जित गुण भी संतान में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे आपने कई बार ऐसे नाम सुना होगा जिराफ। देखिएगा, जिराफ, जो जिराफ होता है, इसकी जो गर्दन होती है, वो गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। आपने नोट किया होगा, अवलोकन किया होगा, गर्दन लंबी होती है किसकी? जिराफ की। मूल रूप से इसकी गर्दन लंबी नहीं थी। देखिएगा, जिराफ की मूल रूप से गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन इसने अपने खाने के लिए पेड़, बड़े बड़े पेड़ों की, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, पौधों की जो पत्तियां हैं, उसको खाने की इच्छा प्रकट की और धीरे धीरे
इन्होंने इस गुण का अर्जन किया, गुण का क्या किया, अर्जन किया, जिससे इनकी जो गर्दन है वो क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। अब देखिएगा, जब जिराफ के कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, जबकि मूल रूप से ये अर्जित किया गया गुण है। तो ये नियम ये कहता है कि माता पिता ने जिस गुण का अर्जन किया है वो गुण उनके संतानों में स्थानांतरण होता है। यह नियम किसका है, बीजमैन का नियम है, याद रखिएगा। देखिएगा अगला नियम जीव सांख्यिकी का नियम गाल्टन के द्वारा दिया गया। जीव सांख्यिकी का नियम या सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया, गाल्टन के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत ये कहता है कि संतान में माता पिता के गुण ही नहीं बल्कि पूर्वजों के गुण भी स्थानांतरण होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संतान में इस सिद्धांत के अनुसार संतान में माता या पूर्वजों, माता या पिता का कोई गुण हस्तांतरित ना होकर उसके पूर्वजों का होता है, उसके पूर्वजों का होता है। ये जो नियम है ये नियम क्या कहलाता है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहलाता है, जो किसने दिया, गाल्टन के दिया, गाल्टन के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया, गाल्टन के द्वारा दिया गया। जबकि एक सिद्धांत जो है वो डार्विन की भी थ्योरी है। एक जो सिद्धांत है वो डार्विन का सिद्धांत भी है। देखिएगा डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत ये कहता है कि शरीर के जिस अंग का उपयोग नहीं होता है कालांतर में वे अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जिस शरीर के जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करते हैं कालांतर में वे अंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। किसने कहा, डार्विन ने कहा। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे बतख अपने पंखों का प्रयोग नहीं करती है तो ऐसी मान्यता है कि आने वाले समय में कालांतर में कई वर्ष लग सकते हैं, जो बतख के जो पंख होते हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। बतख के जो पंख होते हैं ये आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि बतख अपने पंखों का प्रयोग नहीं करती है। तो ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत किसने दिया, डार्विन के द्वारा दिया गया।
देखिएगा ये हो गए प्रमुख सिद्धांत। अब देखिएगा वातावरण का प्रभाव का, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव। बिल्कुल इसकी अशोक जी पीडीएफ भी मिलेगी, उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल रहेगी इसकी पीडीएफ। देखिएगा वंशानुक्रम जो है इसका हमारे शरीर पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है, मानव विकास पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो देखिएगा नंबर 1 लिख सकते हैं शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। नंबर 1 देखिएगा शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। ये कहता है कि हमारे जो शारीरिक लक्षण होते हैं, कई प्रयोग ऐसे हैं, जैसे कार्ल पियर्सन प्रमुख इसका जो था वो समर्थक था। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था, इसने ये कहा कि हमारे पास में जितने भी शारीरिक लक्षण होते हैं, हमारे शरीर की जितनी भी प्रकार की बनावट होती है, ये बनावट हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। हमारे शरीर की जो बनावट होती है ये हमें ये वंशानुक्रम की देन है। ये किसने कहा? कार्ल पियर्सन ने ये सिद्ध भी किया था। तो देखिएगा हमारे शरीर, हमारे या मानव के शारीरिक लक्षण यानी शरीर के जो लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम की देन है। मानव के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम की देन है, की देन है। हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होगा? देखिएगा हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होगा, कैसा होगा? हमारे शरीर का जो भी रंग रूप, जो भी कद, जो भी बनावट जो भी होती है वो किसकी देन होती है? वंशानुक्रम की देन होती है। ये किसने कहा? कार्ल पियर्सन ने कहा, एक प्रमुख है। नंबर 2 देखिएगा बुद्धि पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? बुद्धि पर प्रभाव। एग्जाम में प्रश्न यही इसी प्रकार से यहीं से पुटअप होते हैं, रीट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अवबोध के आधार पर। मानव के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम की देन है। मानव का जो संतान होती है इस प्रकार का घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा। आगे बात समझ में। बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि के बारे में देखिएगा, बुद्धि के बारे में नंबर 1, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात है या जन्मजात होती है। एक लाइन ये याद रखिएगा, बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। यानी बहुत हद तक या बहुत ज्यादा हम यूं कह सकते हैं, हमारे पास में आईक्यू क्या होगी, हमारे पास में बुद्धि क्या होगी, ये हमारे वंशानुक्रम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है या बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं, जैसे फ्रांसिस गाल्टन। समर्थक कौन कौन है? कौन कौन कहते हैं कि हमारी बुद्धि पर? कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये नहीं मानते हैं, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं। इसके समर्थक कौन कौन है? जैसे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ये व्यक्ति ये कहता है कि बुद्धि जो होती है ये हमारे वंशानुक्रम की देन है। हमारे माता पिता के पास में जैसी बुद्धि होगी वैसी बुद्धि हमारे पास में होगी। ये कौन कहता है? फ्रांसिस गाल्टन कहता है। इसके अलावा एक मार्टिन कालिकाक समर्थक कौन कौन है? बहुत सारे व्यक्ति भी है जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, मार्टिन कालिकाक। कमेंट करके बताइए किसी ने इनका अध्ययन किया होगा, पढ़ा हो, कभी इनके अध्ययन के बारे में पढ़ा हो। मार्टिन कालिकाक। दोस्तों मार्टिन कालिकाक है कौन? ये अमेरिकी सैनिक था। देखिएगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, याद रखना।
मार्टिन कालिकाक था कौन? एक अमेरिकी सैनिक था। इसने 2 महिलाओं से शादी की। एक महिला हम यूं कह सकते हैं मंद बुद्धि की थी, एक जो महिला थी वो उच्च बुद्धि की थी। और उसके बाद में देखिएगा बाद में क्या हुआ, इसकी 2 शादियां हुई। एक जो शादी हुई वो हुई मंद बुद्धि की जो महिला थी उससे, मंद बुद्धि की जो महिला थी उससे, मंद बुद्धि। और एक इसकी जो शादी हुई वो उच्च बुद्धि की महिला के साथ में हुई। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके परिवार पर अध्ययन करते हैं बाद में। मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन, एक हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में आप यदि पीएचडी करते हो तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा एमए फाइनल में भी है इसका। मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन क्या है देखिएगा, इसने अध्ययन नहीं किया, इसके वंश का अध्ययन लोगों ने किया। इसका वंश यानी इसके वंश का अध्ययन इस बुद्धि के बारे में बताता है। देखिएगा इसकी 2 शादियां हुई, एक मंद बुद्धि की महिला से और एक उच्च बुद्धि की महिला से। कालांतर में यूं कहते हैं कि इसके और इसके जो संतानें हुई, यानी मार्टिन और मंद बुद्धि की महिला से संतानें जो हुई, बाद में इसकी संतानों पर अध्ययन किया। इसके मान लो संतान हुई, 10 संतान हुई इन दोनों, इनके एक संतान हुई, फिर उस एक संतान से इस प्रकार इनकी 10 पीढ़ियां। ये 10 पीढ़ियां मान लो है किसकी, ये मार्टिन कालिकाक और मंद बुद्धि की जो महिला थी उनकी 10 पीढ़ियां हैं। अब 10 पीढ़ियां हैं मार्टिन कालिकाक और उच्च बुद्धि की जो महिला थी उनकी 10 पीढ़ियां कालांतर में। अब देखिएगा यहां पर ये नोट पाया कि इनकी 10 पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों के लोग मंद बुद्धि के थे, और यहां पर यह अध्ययन पाया कि यहां पर 7 पीढ़ियों के जो लोग थे वो उच्च बुद्धि के थे। ये दर्शाता है कि बुद्धि का जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम में पड़ता है। देखिएगा उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत और जीव सांख्यिकी का सिद्धांत अलग अलग है क्या? बिल्कुल। उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत यानी जो उत्पाद सूत्र है, मैंने आपको बताया था जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। कृष्णपाल सिंह पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत और जीव सांख्यिकी का सिद्धांत अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। जीव सांख्यिकी का जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत ये कहता है कि माता पिता के से गुण नहीं, पूर्वजों से गुण स्थानांतरित होते हैं, पूर्वजों से भी। जो उत्पाद सूत्र की निरंतरता है उसको दूसरी भाषा में हम जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में? पहले कमेंट करके बताइए ये मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मार्टिन कालिकाक ने अध्ययन नहीं किया था, इसके वंश का अध्ययन लोगों ने किया था, और यह सिद्ध करने के लिए कि बुद्धि पर जो प्रभाव होता है वो वंशानुक्रम का अधिक रहता है। आगे देखिएगा इसमें और भी अध्ययन है, जैसे बुद्धि के बारे में हम पढ़ना चाहे तो बुद्धि के बारे में, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में फ्रांसिस गाल्टन का तो ही है। इसके अलावा देखिएगा एक जेयूस परिवार है उसका भी मिलता है, यह भी कहानी बताता हूं मैं आपको, मनोविज्ञान में काम आती है। लेकिन इसका याद रखिएगा मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन या वंश का इतिहास क्या है, एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? देखिएगा बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं सर रिवाइज कर दो। रोयल माही देखिएगा मार्टिन कालिकाक। अब देखिएगा मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं, यह आपके समझ में आ जाएगा। मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन क्या है। मान लीजिए देखो मैं ऑफलाइन क्लास में तो आपको बहुत पढ़ाता हूँ, मान लो ये कालिया है तो मार्टिन कालिकाक मान लो कालिया है ना, नाम से ही पता चल रहा है मार्टिन कालिकाक कौन है, कालिया है। इसकी 2 हुई शादियां, मान लो इसकी 2 शादियां हुई, मान लो नहीं वास्तव में हुई थी इसकी 2 शादियां।
एक शादी जिससे हुई वो मंद बुद्धि की महिला थी। ये मान लो इस कालिया की शादी हुई मंद बुद्धि की महिला के साथ। ये जो महिला है ये मंद बुद्धि की महिला है, मंद बुद्धि है इसके पास में, आईक्यू ज्यादा नहीं है, आईक्यू कम है। एक इसकी जो शादी हुई उसके पास उच्च बुद्धि थी, इसके पास क्या थी? उच्च बुद्धि थी। अब देखिएगा, कालांतर में इनसे संतान हुई, इन दोनों से एक संतान हुई, मान लीजिए ये संतान हुई, फिर इसके भी तो संतान हुई कालांतर में, यानी कालिया के कालिया हुआ, फिर कालिया के भी तो कालिया होगा, इस प्रकार से फिर इसके भी तो संतान हुई, कालांतर की घटना है ना, इसके भी संतान हुई। इन दोनों से जिस संतान का जन्म हुआ, मान लीजिए ये संतान हुई, फिर इसके भी कोई संतान होगी कालांतर में, इसके भी हुई कालांतर में। इस प्रकार पहली पीढ़ी हम यूं कह सकते हैं, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब देखिएगा इनकी जो पीढ़ियां हैं, ये जो पीढ़ियां हैं, यहां पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितने भी जिन जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो सारे उच्च बुद्धि के थे। अब देखिएगा यहां पर जिन जिन का जन्म हुआ है वो अधिकांश मंद बुद्धि के थे। इसका अर्थ क्या है? ये क्या साबित करना चाहता है? तो देखिएगा इसका जो अध्ययन है फिर लोगों ने किया। मार्टिन कालिकाक नाम का यह व्यक्ति है, इसके वंश का अध्ययन लोगों ने किया। इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान के इतिहास में मार्टिन कालिकाक वंश का अध्ययन, जो यह दर्शाता है कि बुद्धि का प्रभाव, यानी बुद्धि पर प्रभाव वंशानुक्रम का अधिक पड़ता है। समझ में आ गया? देखिएगा इसी प्रकार का एक और अध्ययन है जेयुस परिवार का अध्ययन। जेयुस परिवार का अध्ययन देखिएगा बुद्धि में ही है, जेयुस परिवार का अध्ययन। देखिएगा जेयुस परिवार का अध्ययन, जो इसका पूरा जो नाम है वो जेयुकस है, जेयुकस परिवार का अध्ययन। जेयुकस परिवार का अध्ययन किया किसने? यह भी एक जेयुकस नाम का एक दुराचारी था, डगडेल और स्टाबुक ने किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता, जेयुकस का अध्ययन डेगडेल और किसने किया? इसके साथी थे स्टाब्रुक। ये दो व्यक्ति थे, इसने इनका अध्ययन किया। इसके परिवार का ये एक दुराचारी था, दुराचारी नामक व्यक्ति। देखिएगा जेयुकस परिवार का अध्ययन क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जेयुकस नामक एक दुराचारी व्यक्ति था। कालांतर में इसके परिवार में जिसका भी जन्म हुआ यह कहा जाता है वो सभी दुराचारी थे, अधिकांश दुराचारी थे। इसके परिवार में, इसकी पीढ़ियों में जितने भी व्यक्ति हुए वो अधिकांश कौन थे? दुराचारी थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में जो बुद्धि होती है उस बुद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का पड़ता है। याद रहेगा। इसके अलावा देखिएगा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। देखिएगा शारीरिक लक्षणों पर हमारे शरीर की जो बनावट होती है वो बनावट वंशानुक्रम की देन है। हमारे पास में जो बुद्धि होती है ये बुद्धि भी वंशानुक्रम की देन है। नंबर जो 3 सिद्धांत है वो सिद्धांत ये कहता है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। देखिएगा हमारे पास में हमारे जितने भी व्यवसाय है उस व्यवसाय का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। संतान के लक्षणों पर या गुणों पर हमारे पास में जितने भी गुण होते हैं वो गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं व्यावसायिक रूप से।
कुछ बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर अध्ययन किया और यह पता लगाया कि व्यावसायिक योग्यता पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, इस पर अध्ययन करने वाला कौन? किसने कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव व्यावसायिक योग्यता पर भी पड़ता है? एक नाम आता जेम्स मैककीन केटल। ये कौन था? तो याद रखिएगा, एडवर्ड ली थोंडाई का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये एडवर्ड ली थोंडाई के गुरु थे। इन्होंने ये कहा कि बुद्धि का वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा? जेम्स मैककीन केटल ने यह साबित किया था। जेम्स मैककीन केटल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अमेरिका के 885 कुल कितने 885 परिवारों का अध्ययन किया। 885 परिवारों का अध्ययन किया। 885 वो लोग थे जो व्यवसाय से जुड़े हुए थे और कालांतर में यह देखा कि इनके जो वंशज है, इनकी जो पीढ़ियां हैं, वो भी उसी व्यवसाय में दक्ष है जिस व्यवसाय में इनके पूर्वज थे। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहा जाता है? इसे व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव भी कहा जाता है। यह भी वंशानुक्रम की देन है। आगे बात समझ में देखिएगा। नंबर 4, वंशानुक्रम का और प्रभाव कहां पड़ता है? सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव नंबर 4, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे विनशिप नामक एक विद्वान ने रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया। देखिएगा, सामाजिक स्थिति का प्रभाव, इसके बारे में यह कहा जाता है सामाजिक स्थिति के प्रभाव में, सामाजिक स्थिति, इसने जो अध्ययन किया वो किया था रिचर्ड एडवर्ड से। विनशिप नामक अध्ययन किया किसने? विनशिप ने। याद रखिएगा, विनशिप नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। विनशिप ने जिसका अध्ययन किया उसका नाम था रिचर्ड एडवर्ड। विनशिप ने अमेरिका के रिचर्ड, याद रखिएगा, रिचर्ड एडवर्ड के परिवार पर अध्ययन किया। देखिएगा, अध्ययन किस पर किया था? रिचर्ड एडवर्ड के परिवार पर अध्ययन किया। रिचर्ड एडवर्ड, देखिएगा, रिचर्ड एडवर्ड, इसकी जो शादी हुई वो हुई थी एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ से इसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। कालांतर में ये कहते हैं कि इनका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बना था। इनका एक वंशज अमेरिका में क्या बना? उपराष्ट्रपति भी बना था। देखिएगा, सामाजिक स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में, रिचर्ड एडवर्ड था, ये उच्च परिवार का था, और जो एलिजाबेथ थी
वो भी एक उच्च परिवार की थी, और कालांतर में इनके जो जितनी भी पीढ़ियां हुई, उन्होंने आने वाले समय में अमेरिका में अधिकांश जो उच्च पद थे उन्हीं उच्च पदों पर हमेशा कार्य किया या वहीं पर ये नियुक्त हुए। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि वंशानुक्रम, हमारा जो वंशानुक्रम है, हमारी पीढ़ियां जो थी, जो कार्य करती थी, उनकी जो पद या प्रतिष्ठा थी, हमारी भी वो पद या प्रतिष्ठा है। ये कौन कहते हैं? देखिएगा, ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही पक्ष होता है, बहुत सारे पक्ष होते हैं। कई मानते हैं नहीं होता, वंशानुक्रम का नहीं, वातावरण का प्रभाव होता है। जैसे हम भारत में देखें तो आपके वंशज कौन थे, हम कौन है, हमारे वंशज कौन थे? अधिकांश ऐसे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं जिनके वंशज किसान है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना हम भी किसान होंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च पदों पर नियुक्त है, इसका मतलब क्या है? वातावरण का प्रभाव है। लेकिन इसने ये सिद्ध किया, किसने? विनशिप ने, कि सामाजिक जो स्थिति होती है कुछ हद तक वंशानुक्रम की देन है। तो आपसे यदि ये एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि सामाजिक स्थिति देन किसकी है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। लेकिन प्रश्न ये पूछे कि वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा, ये किसने सिद्ध किया, और किसने इस पर सर्वाधिक अध्ययन किया? और यह भी पूछा जा सकता है अमेरिका के रिचर्ड एडवर्ड और एलिजाबेथ के परिवार पर अध्ययन करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक था, और उसने अध्ययन करके क्या सिद्ध किया कि मानव विकास पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है या वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा, नंबर 5 प्रभाव डालने वाला कारक जो नंबर होता है वो नंबर 5। देखिएगा, नंबर जो 5 होता है, स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर प्रभाव, स्वभाव पर प्रभाव कैसे? हमारे नेचर पर प्रभाव कैसे? क्योंकि आपने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा होगा, तो उसमें यह बता रखा है कि सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 प्रकार में विभाजित किया था: अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। जो अचेतन मन होता है वो जन्मजात होता है, और अचेतन मन में जो मूल प्रवृत्ति होती है, संवेग होते हैं, भावना होती है, वो जन्मजात होते हैं। तो जन्मजात होते हैं तो वो आते कहां से? माता पिता से आते हैं। तो ये जो प्रभाव पड़ता है स्वभाव पर, वो किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का पड़ता है। स्वभाव में मूलतः आ जाती है एक तो मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, एक आ जाते हैं संवेग, संवेग, इसके अलावा भावना, भावनाएं, इनको हम या क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं, हमारा नेचर आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, लिंग भेद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग भेद बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिंग भेद। देखिएगा, लिंग भेद, महिला पुरुष, महिला और पुरुष, इन दोनों की शरीर की जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, वो शारीरिक बनावट जो होती है अलग अलग क्यों होती है? महिला अलग, पुरुष अलग, इसका कारण क्या? लिंग भेद। महिला के शरीर और पुरुष के शरीर में बनावट होती है, जिसका कारण क्या है? लिंग भेद। और इसको प्रभावित जो करता है, वो प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम करता है। ये याद रखिएगा, ये जो है वो वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो है वो प्रमुख कारक है। अब देखिएगा, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वातावरण के बारे में। वातावरण क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो हो गया कंप्लीट वंशानुक्रम। एक बार वापस पढ़ा देता हूं मैं आपको। वंशानुक्रम क्या है, नोट रखिएगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, रीट में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो ज्ञान के आधार पर बहुत कम, यानी हम यूं कह सकते हैं ज्ञान के आधार पर नहीं के बराबर 30 प्रश्न आएंगे रीट में। यदि हम रीट को टारगेट करें
30 में से केवल 3 ही ऐसे प्रश्न होंगे जो ज्ञान के आधार पर पूछे जाएंगे। 30 में से ओनली 3 प्रश्न जो ज्ञान के आधार पर पूछे जाएंगे। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान के आधार पर कैसे? सीधा सीधा प्रश्न। हम यूं कह सकते हैं, सामान्य भाषा में हम यूं कहते हैं, ऐसे कितने प्रश्न है जो डायरेक्ट पूछ लिए, बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण वो 3 प्रश्न होंगे। जैसे जीके में हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया, है ना। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ये डायरेक्ट प्रश्न है। अब प्रश्न को घुमा फिरा के पूछना, उसको हम कहते हैं अवबोध के आधार पर। तो मनोविज्ञान में जो 27 प्रश्न आएंगे वो अवबोध के आधार पर आएंगे, और अवबोध के आधार पर तभी हम प्रश्न कर सकते हैं जब हम पहले से हमें ज्ञान हो, और दूसरा हमारे वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रखा हो, और उस प्रश्न की भाषा को हम समझते हैं, और पूरा विषय वस्तु का और पूरे टॉपिक का जब हमें ज्ञान होता है तभी उस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा एक बार वापस, वंशानुक्रम है क्या? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत उलझा हुआ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको उलझा के पढ़ें तो बहुत कठिन हो जाएगा, और बहुत सामान्य भाषा में पढ़े। वंशानुक्रम है क्या? वह गुण जो हमारे माता पिताओं से प्राप्त हुए हैं हमें, वह गुण जो हमारे माता पिता में था और वो जन्मजात रूप से हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे संप्रत्यय है। वंशानुक्रम को हम परिभाषित करें तो किस रूप में करें, वंशानुक्रम की प्रकृति क्या है, क्या विशेषताएं होती है, इस प्रकार से अवबोध के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने इधर दो लाइनें लिखी है, बहुत शानदार, बहुत सारों के समझ में आई है, बहुत सारों के समझ में नहीं आई है। जैसे एक पहला लिखा जैसे कहते से, दूसरा लिखा समान से समान। वह गुण जो हमारे माता पिता में जैसे कहते से हमें आ गया, वो जैसे के जैसे, वो गुण हमें आ गया हो तो उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं सेम टू सेम, जैसे के तैसे, सेम टू सेम, समान से समान, जैसे के तैसे। जो गुण हमारे माता पिताओं से हमें आ गया उसको हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिएगा, वंशानुक्रम की परिभाषा इंपॉर्टेंट, 2 परिभाषा आपको रटनी होगी, याद करनी होगी। पहली जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। भाषा वो विलियम वुडवर्थ की है। विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं? वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है। देखिएगा, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित रहती है। अब सोचो, व्यक्ति अपने जीवन का आरंभ कब करता है? जब वो जन्म लेता है। जन्म लेता है, देखो घुमा फिरा के कही है, लेकिन बहुत बात कितनी सॉलिड, शानदार है। जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित रहती है, तो वे सभी गुण वंशानुक्रमी कहलाते हैं जो जन्मजात रूप से व्यक्ति में होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है, याद रखिएगा। किसकी परिभाषा? विलियम वुडवर्थ की परिभाषा। दूसरी जो परिभाषा है वो है जेम्स ड्रेवर की। माता पिता द्वारा शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का बच्चों में संक्रमित होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। देखिएगा, संक्रमित का मतलब होता है एक दूसरे में आ जाना, एक से दूसरे में जब आ जाते हैं, एक से दूसरे में। जैसे कोरोना के बारे में भी ये कहा जाता है, कोरोना जितना डेंजर नहीं है उससे ज्यादा संक्रमित है। संक्रमित का अर्थ ये होता है, मैंने आपको छुआ वो गुण आप में आ गया, आपने किसी और को छुआ वो गुण उसमें हो गया, उसको हम कहते हैं संक्रमित। माता पिता के द्वारा, जितने माता पिता द्वारा शारीरिक मानसिक विशेषताओं का बच्चों में जब संक्रमित हो जाते हैं तो वह गुण क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। आगे देखिएगा, वंशानुक्रम के सिद्धांत अलग है, वंशानुक्रम के नियम अलग है। पहला सिद्धांत समानता का सिद्धांत, दूसरा देखिएगा ये नियम है समानता का नियम, यानी जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतानें होती है। और दूसरा कहता है जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतानें नहीं होती है, उसको भिन्नता का कहते हैं। तीसरा प्रत्यागमन का कहते हैं। प्रत्यागमन का अर्थ यह होता है पीछे की ओर लौटना, जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं, पूर्वजों का गुण भी कह सकते हैं।
चयनित गुणों का, यानी कुछ ही गुण ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेट होते हैं, हम यूं कह सकते हैं स्थानांतरित होते हैं। सभी गुण स्थानांतरित नहीं होते हैं, जो स्थानांतरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। मातृ पक्ष व पितृ पक्ष का नियम देखिएगा, मातृ पक्ष व पितृ पक्ष का नियम, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे पिता की पीढ़ियों का जो मिश्रण होता है वो आता है और हमारे अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी माता होती है उसके पीढ़ियों का जो मिश्रित गुण है वो विकसित होता है। उसे क्या कहा जाता है? मातृ पक्ष व पितृ पक्ष का नियम कहा जाता है। सिद्धांत की बात करें तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया। जिस द्रव्य से हमारा निर्माण हुआ है वो द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। यह सिद्धांत किसका? याद रखिएगा, यह सिद्धांत है बीजमैन का। दूसरा, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, यानी हमने जिन गुणों का अर्जन किया है वे गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। मान लीजिए हमने लिखना सीख लिया, बहुत अच्छी, आपने पेंटिंग सीख ली, तो अब जरूरी थोड़ा ही ना अब आपका बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा पेंटर होगा बिना प्रशिक्षण दिए अपने आप ही, क्योंकि वो गुण उसके माता पिता में। ऐसा नहीं होता। ये किसने कहा? बीजमैन ने कहा। जबकि कहा कि ऐसा होता है, जो हमने गुण अर्जित किए हैं उन गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ये किसने कहा? लेमार्क ने कहा। इसने उदाहरण भी दिया कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए जो जिराफ है, वो जिराफ की लंबी गर्दन मूल रूप से नहीं थी, उसने पेड़ों की पत्तियां खाने की इच्छा प्रकट की, तत्पश्चात उसमें लंबी गर्दन विकसित हुई और उसके पीढ़ियों में भी धीरे धीरे अब जिसका भी जन्म होता है उसके लंबी गर्दन होती है। इसका मतलब यह होता है कि जिन गुणों का अर्जन किया हुआ होता है वो गुण भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन का है। यह सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों में जो गुण होते हैं कई बार माता पिता से ना आकर पूर्वजों का होता है, ना माता ना पिता बल्कि कौन? पूर्वज। मान लीजिए माता जो है वो उसका व्यवसाय अलग है, पिता का व्यवसाय अलग है, बच्चा एक अलग व्यवसाय में चला जाता है, तो हो सकता है उसके पीढ़ियों में कोई ऐसे रहा होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन की थ्योरी यह है कि जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करते हैं वे एक दिन अंग विलुप्त हो जाता है या विलुप्त हो जाएगा। जैसे बतख अपने पंखों का प्रयोग नहीं करती है तो धीरे धीरे उसके पंख जो है वो विलुप्त होते एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। ये किसने कहा? ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी है किसकी? याद रखिएगा, डार्विन की थ्योरी है। अब देखिएगा, वंशानुक्रम पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखिएगा, वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है क्या? वंशानुक्रम का प्रभाव मानव के विकास में कहां कहां पड़ता है? एक तो शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। हमारे शरीर की जो बनावट होती है वो वंशानुक्रम की देन है। बुद्धि जो है ये भी वंशानुक्रम की देन है। हम जो भी कार्य करते हैं ये कार्य कुछ हद तक वंशानुक्रम की देन है। सामाजिक स्थिति हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वभाव हो गया, हमारा नेचर। हमारे पास में व्यक्ति अपना कार्य बदल सकता है, व्यक्ति अपना क्रम बदल सकता है ना। कई इतिहास में ऐसे भी हुए जो पहले डकैत थे, डाकू थे, चोर थे, वो कालांतर में साधु बन गए, संत हो गए। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अपना क्रम बदल लिया, जिन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया। लेकिन व्यक्ति जो नहीं बदलता वो होती है उसकी मूल प्रवृत्ति। व्यक्ति कुछ भी कर ले, मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती व्यक्ति की भावना नहीं बदलती, संवेग नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि ये वंशानुक्रम की देन है, और जो वंशानुक्रम की देन होता है वो कभी बदलता नहीं है। लिंग भेद देखिएगा, महिला के शरीर की बनावट, पुरुष के शरीर की बनावट अलग अलग होती है, जिसका कारण लिंग भेद, जिस पर जो प्रभाव पड़ता है वो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? याद रखिएगा, वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है वातावरण। छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा, वातावरण।
देखिएगा, वातावरण के बारे में हम इतनी ज़्यादा चर्चा इस शब्द के बारे में ना करके हम नहीं करेंगे। वातावरण, दो शब्द है वातावरण, हम इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं। वातावरण या पर्यावरण, परि प्लस आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ जो आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम यूं कह सकते हैं, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है, व्यक्ति के चारों ओर, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है उसे वातावरण कहते हैं। सामान्य भाषा में इसकी परिभाषा, उसे क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। याद रखिएगा, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। अब देखिएगा, वातावरण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे वातावरण की परिभाषाएं, एक परिभाषा है जो बहुत प्रसिद्ध वातावरण की परिभाषा हुई है, जो किसने दी थी? याद रखिएगा, रॉस नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने दी कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखिएगा, प्रमुख परिभाषाएं पढ़ते हैं। परिभाषा ये पूछी जा सकती है रॉस के अनुसार, वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जो हमें प्रभावित करती है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? याद रखिएगा, रॉस ने दी है। किसकी परिभाषा है? रॉस की परिभाषा है। एक परिभाषा वुडवर्थ की, वुडवर्थ की परिभाषा। जो वुडवर्थ है वो वुडवर्थ क्या कहते हैं वातावरण के बारे में? वातावरण में वे समस्त तत्व सम्मिलित है जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वातावरण में वह सभी तत्व या कारक सम्मिलित है। देखिएगा, वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित है जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय, जिन्होंने वे सभी तत्व सम्मिलित है जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय प्रभावित किया हो, प्रभावित किया हो, उनको हम क्या कहते हैं? वातावरण कहा जाता है। वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित है जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय प्रभावित किया है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहा जाता है। अब देखिएगा, ये दो परिभाषाएं याद रखनी है। वातावरण तीन प्रकार का होता है, ये दो ही परिभाषा याद रखनी है। वातावरण जो होता है वो वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। देखिएगा, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो वातावरण होता है उस वातावरण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। नंबर 3, जैसे सांस्कृतिक या सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 2, जैसे हम लिख सकते हैं सामाजिक वातावरण। नंबर 1 लिख सकते हैं प्राकृतिक वातावरण, जो प्रकृति ने हमें दिया है समाज के द्वारा, और संस्कृति सभ्यता की जो देन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं।
देखिएगा, जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें जलवायु, भूमि, वनस्पति और जल राशि 4 कारक आते हैं। किसमें? प्राकृतिक वातावरण। जो प्राकृतिक वातावरण है, ये प्राकृतिक वातावरण को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। किस किस को? प्राकृतिक वातावरण को। देखिएगा, साथ साथ में पढ़ेंगे प्राकृतिक वातावरण हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 जल राशि या जल, जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई। नंबर 3 वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे, ये सारी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। जैसे भूमि, अब देखिएगा ये प्रभावित कैसे करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। यदि काली भूमि है किसी क्षेत्र में तो वहां का वातावरण अलग ही रहता है। कहीं मरुस्थली रहती है तो वहां का वातावरण अलग रहता है। जैसे कैसे? देखिएगा, एक भूमि हम देखें, भूमि का प्रभाव क्या? एक तो बर्फीली होती है, जैसे कनाडा में चले जाओ आप, 70% भाग कनाडा का बर्फ से ढका हुआ है। वहां एरोप्लेन भी उतरते हैं तो बर्फ पर ही उतरते हैं, जिसे इसकी वायुयान कहा जाता है। भूगोल में ऐसा पढ़ते हैं हम। उसी प्रकार से वहां के लोगों का फिर वातावरण अलग ही है ना। प्रभाव कौन कर रहा है? भूमि कर रही है। प्राकृतिक वातावरण, उसको हम मोटे तौर पर वातावरण कह सकते हैं। वहां के लोगों का व्यवहार अलग ही होता है। उस व्यवहार को प्रभावित कौन कर रहा है? वातावरण। वातावरण में भी कौन सा? प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी कौन सा? भूमि वाला। एक व्यक्ति मान लो रह रहा जैसलमेर में, वहां रेत के धोरे हैं, अगली बात समझ में, उसका व्यवहार अलग होगा। उसकी जो क्रियाएं होगी वो क्रियाएं अलग होगी, क्योंकि उसको भूमि के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है, तो ये प्रभाव डालती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखिएगा, वनस्पति, वनस्पति भी प्रभाव डालती है व्यक्ति के व्यवहार पर। जल और नंबर 4 जो होता है जलवायु, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है व्यक्ति। अब देखिएगा, जलवायु का व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन क्या आ जाता है? बिल्कुल आता है। देखिएगा, एक व्यक्ति ऐसे टेम्परेचर में रह रहा जहां टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री है, एक व्यक्ति वहां रह रहा जहां टेम्परेचर -4 डिग्री है। दोनों के व्यवहार में अंतर आएगा, दोनों के कार्यों में अंतर आएगा। कार्यों में अंतर क्यों आएगा? जो ठंडा प्रदेश होता है वहां के लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है। जो गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय में आता है, वहां के लोगों में आलस्य अलग होता है, उनके रंग रूप में अंतर होता है। तो यह भी वातावरण की देन है। ये तो हो गया प्राकृतिक वातावरण। अब देखिएगा, जो सामाजिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण क्या होता है? इसमें हम सामाजिक वातावरण में बात करें, सामाजिक वातावरण में बात करें तो इसमें सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं हमारा घर। सबसे पहले हमारा घर, देखिएगा, घर। उसके बाद में हमारा आस पड़ोस, हमारा घर, हमारा आस पड़ोस, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय। जैसा घर होता है वैसा ही बच्चा होता है, जैसे पड़ोसी होते हैं वैसे भी होते हैं, ये भी कहा जाता है। जैसा समाज, वहां जैसा समाज होगा वहां से वैसे ही लोग होते हैं, जैसा परिवार वैसे लोग, जैसे विद्यालय। आप अपने विद्यालय का नाम बताओ, आप अपने परिवार के बारे में बताओ, समाज के बारे में बताओ, आस पड़ोस के बारे में बताओ, आपके घर के सदस्यों के बारे में बताओ। बहुत हद तक आपके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। देखिएगा, सांस्कृतिक वातावरण में, सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं जितने भी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं होती है, जितने भी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं होती है। हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता कैसी है, हमारी सभ्यता कैसी है, हमारे पास में संस्थाएं कैसी है, हम कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कौन सी संस्थाएं से हम बिलोंग करते हैं, आसपास की संस्थाएं, प्रत्येक जगह संस्थाएं चलती है। संस्कृति, सभ्यताएं, संस्थाएं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, विद्या भारती विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल उनका वातावरण अलग होगा। उस वातावरण को प्रभावित कौन कर रहा है? सांस्कृतिक वातावरण। अब देखिएगा, ये होता है वातावरण। अब वातावरण का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या होता है? वातावरण का व्यक्ति के जीवन पर उतना ही प्रभाव होता है जितना वंशानुक्रम का प्रभाव होता है।
वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का प्रतिफल मानव का विकास होता है। अब देखिएगा, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। नंबर 1, जैसे देखिएगा, बुद्धि को प्रभावित करने वाला, जो ये प्रश्न आ चुका है आरटेट में पूछ चुका है। ये रीड से पहले जो आरटेट होता, बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। देखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, प्रमुख कारक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसमें देखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या जवाब होगा। जितने भी देख रहे हो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें सही जो आंसर माना गया था वो सही आंसर माना था ये बी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी सोच रहे होंगे बी कैसे होगा, दोनों होगा, नहीं होगा। ऐसा प्रश्न आए तो आपको यही करना है। क्यों, कारण क्या है? कारण देखो, यहां पर पूछा क्या है, प्रमुख कारक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बुद्धि की जगह मान लो कोई और भी आ जाए, बुद्धि की जगह मान लो आ जाए व्यक्तित्व, बुद्धि की जगह मान लो आ जाए सृजनात्मकता, कुछ भी आ जाए, मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक आ जाए यहां पर, और ये प्रमुख शब्द हो, तब आपको हमेशा याद रखना वातावरण ही करना है। और यहां पर मान लो प्रमुख शब्द नहीं है, प्रमुख शब्द नहीं है, नहीं होने पर आपको दोनों करना है। यहां पर सीधा सीधा ये होता बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तब आपको दोनों करना होता है। और यहां मान लो प्रमुख आ जाता है, तब आपको वातावरण करना है। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। मनोविज्ञान में के जितने भी टॉपिक है, जैसे व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गई, बहुत सारे टॉपिक है, कोई भी टॉपिक का नाम आ जाए और आगे ये पूछ ले कि प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, जैसे समझिएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, प्रमुख शब्द आते ही केवल क्या होगा, वातावरण, और प्रमुख शब्द नहीं है और प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, तब ऐसा प्रश्न आने पर आपको क्या करना है, दोनों करना है। याद रखिएगा, ऐसे दोनों प्रकार के प्रश्न पूछ रखे हैं। आरटेट में आ चुका है, ये सेकंड ग्रेड में भी आ रखा है, दोनों प्रश्न आ रखा है, दोनों प्रकार से आ रखा है, ये आपको याद रखिएगा। ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण, जो बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बाल विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का ही प्रभाव है, दोनों का योग है, दोनों का प्रतिफल है, दोनों का परिणाम है। लेकिन सर्वाधिक आपके दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट ये रखना है कि मानव विकास में सर्वाधिक जो महत्व होता है वो वातावरण का होता है। कुल मिला के हम वर्तमान की जो आधुनिक जो विचारधारा है मनोवैज्ञानिकों की, वो मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा यह है, कुछ बिंदुओं को छोड़ दे, शारीरिक बनावट को छोड़ दे। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो पूर्ण रूप से वंशानुक्रम के हाथ में है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो पूर्ण रूप से वातावरण के हाथ में है। अब देखिएगा, बच्चे का रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, ये वंशानुक्रम के हाथ में। बच्चा आगे होकर क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या कर रहा है, ये वातावरण की देन है, ये वातावरण के हाथ में। कुल मिला के जो आधुनिक हमारी विचारधारा है, आधुनिक जितने भी सिद्धांत है मनोविज्ञान के, वो सिद्धांत एक ही बात पर अड़े हैं, एक ही बात पर अडिंग है कि हमारे विकास में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो 99 पॉइंट जो प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र होते हैं, प्रभावित करने वाला जो टॉपिक है उसका नाम है वातावरण।
आपको भी ये याद रखना है, दोनों में यदि किसी भी प्रकार से प्रमुख कारक पूछे तो आपको वातावरण ही करना है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ है। आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करती रहिए। उत्कर्ष ऐप के बारे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले, आप अपने मित्रों को बताइए, आप अपने आस पड़ोस में बताइए, और उत्कर्ष परिवार के प्रति आप अपना सम्मान बनाकर रखिएगा। नमस्कार।